जय हिंद साथियों। आज हमारा एंशियंट हिस्ट्री का तीसरा और लास्ट वीडियो है जिसमें हम कंप्लीट एंशियंट हिस्ट्री इस वीडियो के होते हुए ख़त्म कर लेंगे। इस वीडियो में आपने इसके थंबनेल में देख ही लिया होगा। इसमें हम जैन बौद्ध धर्म, महाजनपद, मौर्य काल, गुप्त काल सभी कंप्लीट करने वाले हैं, जिसके साथ हम प्रीवियस ईयर पेपर्स को मद्देनज़र रखते हुए अपना सिलेबस टू द पॉइंट नोट्स बनाएंगे। इस चैनल पे आपको एमपीएससी और यूपीएससी की प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, जिसमें मैं सभी जितनी मेजर बुक्स हैं उनको पढ़ के पूरा क्रक्स निचोड़ निकाल के आपको आपके सामने नोट्स रख देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये सभी नोट्स मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही मेरी टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ फ्री अपलोड मैं डेली करता हूँ वीडियो अपलोड होने के बाद। तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं कि 2014 से 25 तक इससे इससे और इससे कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं, इससे हमें ये पता लग जाता है। और सिलेबस ने क्या कहा था पढ़ने को और प्रीवियस ईयर पेपर से क्या पूछा जा रहा है, वो यदि अलाइन है मतलब अपन सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हैं। सिलेबस कहता है कि सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और कल्चरल एस्पेक्ट और रिलीजियस एस्पेक्ट में हम सवाल पूछेंगे एंशियंट हिस्ट्री से केवल और केवल। और राजा भी वही पूछेंगे, इसका मतलब जिन्होंने कुछ इस फेज में इस टाइप के काम किए होंगे। तो पहला जैन और बौद्ध धर्म है। आप देखिए, बौद्ध धर्म के संरक्षक, सॉरी मैं बिंदी नहीं लगा पाया, बौद्ध धर्म के संरक्षक के रूप में कनिष्क का मूल्यांकन। देखो आ गया कल्चरल और रिलीजियस फैक्टर, सिलेबस भी यही कह रहा था, पेपर में भी वही आया है। मतलब इसके अलावा जाने की कहीं जरूरत ही नहीं है। जैन धर्म की प्रमुख विशेषताएं और बौद्ध धर्म के उदय की ये देखिए सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि। सिलेबस ने भी यही कहा था कि हम यही पूछेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर इसको प्रूव करना है। क्यों फालतू में दुनिया भर का बड़ी बड़ी कोचिंग से नोट्स लेके और कोचिंग में पढ़ के फालतू अपना पैसा और टाइम बर्बाद करना, सिलेक्शन फिर भी नहीं हो रहा है क्योंकि जो वो पूछना चाह रहे हैं वो आप पढ़ नहीं रहे। अगला आ जाते हैं महाजनपद काल में। पहला 2024 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है अवंती महाजनपद के बारे में। ये सोचो पीएससी का 2024 का मेंस का क्वेश्चन है, अवंती ही क्यों पूछा, 16 महाजनपद थे क्योंकि उनमें से एक ही था जो मालवा में, उज्जैन में था। इसकी दो राजधानियां थी एक्चुअली, एक उज्जैनी, एक माहिष्मती या महेश्वर। अगला 2019 में पूछा है मगध के उत्कर्ष में बिंबिसार का क्या मूल्य है, क्या योगदान है, क्या भूमिका है। इसी का सबसे बड़ी भूमिका, इसने अकबर वाली पॉलिसीज अपनाई थी। शादी कर लेता था अपने पड़ोसी देश की राजकुमारियों से तो उनको जीत भी लेता था। काशी इसको दहेज में मिला था, सोच के देखिए, काशी इसको दहेज में मिला था। 2018 में पूछा है कि 600 ईस्वी पूर्व भारत की, अगेन राजनीतिक आ गया, सिलेबस भी यही कह रहा है, मैं यही सोशल पॉलिटिकल एस्पेक्ट ही पूछूंगा। 600 ईस्वी पूर्व भारत की राजनीतिक दशा पर प्रकाश डालिए। इसने इनडायरेक्ट करके पूछ लिया है ये सवाल। एक्चुअल में 600 ईस्वी पूर्व ना ये महाजनपद वाला काल था, तो उस टाइम पे जनपद महाजनपद बढ़ने की होड़ में लगे थे। 16 के बाद 4 ही महाजनपद बचे थे जो एंड तक बने रहे, बाकी किसी न किसी में विलय हो गए थे या पराजित हो गए थे। तो उस टाइम पे बहुत पॉलिटिकली उथल पुथल मची हुई थी, सोशल उथल पुथल भी मची थी क्योंकि वही टाइम जैन बौद्ध धर्म के विकास और उदय का था। अगले पे हम आ जाते हैं मौर्य काल और गुप्त काल पे। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए, ये देखो मतलब कौन सा टॉपिक सबसे ज्यादा पढ़ने का है। ये बने नहीं यहाँ क्वेश्चन, मुझे यहाँ लिखने पड़े। अपन शुरू करते हैं। पहला, आप सिलेबस उठाइए और सिलेबस से मैच करिए कि जो सिलेबस कह रहा था पढ़ने की वही पूछा है कि नहीं पूछा है। पहला क्वेश्चन पूछा है अशोक के धम्म के बारे में, ये बहुत बार आया है। अशोक के धम्म के बारे में की विवेचना कीजिए। एक्चुअल में 11 नंबर का क्वेश्चन, इन सबके बाजू में ब्रैकेट में नंबर भी लिखे हैं कि कौन से कितने नंबर का पूछा है। 2015 का क्वेश्चन 6 नंबर का, ये 6 का, ये 6 का। उस टाइम पे 6 नंबर की मार्किंग होती थी, 3 नंबर, 6 नंबर, 6 नंबर, इन सब में नंबर लिखे हुए हैं। अशोक के धम्म के बारे में 11 नंबर का पूछा है। एक और यहाँ क्वेश्चन है जिसमें 15 नंबर का पूछा है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है। तो उसमें 15 नंबर ये है, 2019 का भी अपन इस पे बात करेंगे। ये 15 नंबर का सवाल पूछा है मेंस ने। अशोक के धम्म की विवेचना करिए। 2022 का क्वेश्चन है कि अशोक के गुहा लेखों पर टिप्पणी करिए। 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा है, ये 2022 में पूछा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितने संघ राज्यों का उल्लेख है। और ये सारे क्वेश्चन का ना आपको आंसर आज की वीडियो की जो मैं नोट्स बताऊंगा उसमें मिलेंगे। और जितने भी इसके सोशल पॉलिटिकल एस्पेक्ट है, इस आज की वीडियो में आपको विथ कंप्लीट नोट्स आपको सभी चीजें मिलने वाली हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। संघ राज्यों का उल्लेख बताइए, 3 नंबर में पूछा है। एक्चुअल में 16 थे, 16 समितियों के बारे में उन्होंने चर्चा करी थी। और
2024 में इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि मौर्य काल के में प्रतिष्ठा ये वर्ड किस विभाग के लिए प्रयोग होता था। एक्चुअल में 7-8 विभाग थे बहुत विभाग, प्रमुख विभाग 7-8 थे, जिसमें से एक प्रतिष्ठा विभाग था। इस वीडियो में पूरे सभी की मैंने पूरी लिस्ट ही दे रखी है। इसका मतलब यहाँ से पूछ रहा है, मतलब यहाँ से पूछा जाता है, तो अपने 8 विभाग लिख दिए प्रमुख। कोषाध्यक्ष, सेनाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, सलाहकार, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड थे। 2024 में प्री में क्वेश्चन आया है। हाँ, इस पे मैं विशेष बात करूंगा कि कुमारगुप्त के अभिलेख के बारे में बताइए। एक्चुअल में ना ये 2000 इतना शॉर्ट क्वेश्चन नहीं था, वो बहुत बड़ा क्वेश्चन था। क्वेश्चन को ऐसा था कि इन 4 सेंटेंस में 5 सेंटेंस में कौन सा करेक्ट है, तो कुमारगुप्त के बारे में 5 सेंटेंस दे रखे थे, तो इस पूछा था ये करेक्ट द राइट वन, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा था 2024 में। 2020 में क्वेश्चन आया था गुप्त काल से कि गुप्त काल की कला एवं स्थापत्य के बारे में। सोचिए, गुप्त काल के स्वर्ण युग ऐसे ही नहीं कहा जाता कि उसको लिखने में इतना टाइम लग जाए, उसके स्वर्ण युग को, उसके स्थापत्य को, कि 11 नंबर का क्वेश्चन पूछ ले रहा है वो। 2019 में क्वेश्चन आया था मौर्य कालीन तीर्थ, उसके बारे में लिखना था। 2019 में एक बड़ा क्वेश्चन आया था कि गुप्त काल में विज्ञान एवं तकनीकी विकास का वर्णन कीजिए। 15 नंबर का क्वेश्चन है, आप सोच के देखिए कितना विकास नहीं हुआ होगा। 2016 में क्वेश्चन आया था 3 नंबर का, एक वर्ड सारनाथ, जो कि अशोक का स्तंभ वहां मिला है, शिलालेख वहां पर मिला हुआ है। 2016 में क्वेश्चन आया था मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र की नगरीय प्रशासन पर टिप्पणी लिखिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है ये मेगास्थनीज बिंदुसार के समय पर मौर्य के, चंद्रगुप्त मौर्य के जाने के बाद उस समय उसने पाटलिपुत्र राजधानी बनाई थी, तब उस समय का पुस्तक का वर्णन वह पूछ रहा है। कैसे सोशल एस्पेक्ट थे, नगरीय प्रशासन था, ये क्वेश्चन हो गया। संघ राज्य वाला क्वेश्चन हो गया। उसके बाद मौर्यकालीन तीर्थ हो गए, ये सारे आपस में इंटर रिलेटेड है। अगला है कलिंग युद्ध। कल अशोक के बारे में, ये भी अशोक का ही कलिंग युद्ध है, ये भी अशोक का क्वेश्चन, ये अशोक का क्वेश्चन इनमें। और गुप्त में गुप्त काल ये सब पूछा जा रहा है, ये भी गुप्त काल। मतलब 2 बहुत जरूरी टॉपिक, और इनके बीच में शुंग वंश, सातवाहन वंश, कुषाण वंश, ऐसे बीच में टॉपिक्स भी आएंगे, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर एमपीपीएससी और यूपीएससी। अगला पूछा 2018 के प्री में 3 नंबर का क्वेश्चन शुंग वंश के बारे में। ये बीच में आ जाता है, मौर्य वंश के खत्म होने के बाद शुंग वंश आया था। उसके लास्ट शासक कुमार के शुंग नरेश अपने गद्दी पर बैठे, ज्यादा दिन नहीं चले। आगे इसकी अगली स्लाइड में अपन एक एक करके सभी बौद्ध, जैन धर्म, महाजनपद और मौर्य काल को डिटेल में विथ कंप्लीट नोट्स, जो कि एक्चुअल में प्रीवियस ईयर पेपर को डिजाइन और सिलेबस को डिजाइन करके बनाए गए हैं। जैन बौद्ध धर्म की शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि यह काल द्वितीयक शहरीकरण और वैचारिक क्रांति का काल था। इसका मतलब है पहला शहरीकरण अपन ने पहली ही वीडियो में पढ़ा है, क्या था? पहला शहरीकरण मोहनजोदाड़ो की सभ्यता को कहा जाता है। तो द्वितीय शहरीकरण कौन सा हुआ? वैदिक काल के बाद अपना महाजनपद काल। मतलब ये पीरियड, मैं ये नहीं कह रहा जैन बौद्ध धर्म वो द्वितीय शहरीकरण है। जैन और बौद्ध धर्म का वैचारिक उदय कही जाती है इस समय की पहली वैचारिक क्रांति। लेकिन ये जो टाइम है 600 BC, ये महाजनपद वाला टाइम है, इसी को कहा जाता है द्वितीयक शहरीकरण का काल। ये दोनों चीजों में कंफ्यूज मत होना, ये कहा गया है महाजनपद के कंसेप्ट में, और ये कहा गया है जैन और बौद्ध धर्म के इसी समय पर होने वाले विकास और उदय के कंसेप्ट में। महाजनपद काल में ही यह धार्मिक चेतना उठी। हाँ, ये काल महाजनपद काल ही है। इसको 2 भागों में बांट के पढ़ते हैं। एक धार्मिक सांस्कृतिक एस्पेक्ट पक्ष, जिसमें जैन बौद्ध धर्म की बात करते हैं, सभी धर्मों की बात करते हैं, और एक पॉलिटिकल सोशल एस्पेक्ट, जिसमें महाजनपद, जनपद, और उसके बाद फिर मगध साम्राज्य का उदय हो जाता है, वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर वहाँ कोई हर्यक वंश है वो मगध साम्राज्य में, जिसमें बिंबिसार था और जिसने विजय पाई, फिर मौर्य साम्राज्य, और फिर ऐसे ऐसे करके अपन आगे बढ़ जाते हैं। ये दोनों टाइम एक ही है। 600 BC में ही महाजनपद का काल था, और उसी में बौद्ध जैन धर्म का विकास हुआ था। तो इनको एक साथ पढ़ेंगे तो खिचड़ी पकेगी, इसलिए इनको अलग अलग जनरली पढ़ा जाता है। चाहे तो आप पहले महाजनपद पढ़ लो या पहले बौद्ध काल पढ़ लो। महाजनपद काल में ही यह धार्मिक चेतना उठी। इन धर्मों का उदय एवं विकास महाजनपद कालीन घटनाएं हैं। ये सभी एक ही चीज है। वो बौद्ध धर्म पर अपन स्पेसिफिक आ जाते हैं, जिसके संस्थापक, ये कुछ बेसिक जानकारी है, ये प्री मेंस में कहीं नहीं आती, पर अपन को जो
आता है वो समझने के लिए ये समझना पड़ेगा। संस्थापक इसके थे सिद्धार्थ, जिनको गौतम कहा जाता है, सिद्धार्थ गौतम, या इनको आगे चल के गौतम बुद्ध कहा गया। इनका जन्म हुआ था 563 BC और मृत्यु हुई थी 483 BC में, 563 to 483 BC। ये किस वंश के थे? ये शाक्य वंश के थे। ये जो मैं लिखा रहा हूँ ना, या तो आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो आप कभी नहीं देखेंगे फोन में दोबारा, या तो आप मेरे साथ ही इनके नोट्स बनाते चलिए। मैं कभी हट जाऊं तो स्क्रीन पॉज करके आप पूरे नोट्स बना लीजिए, या तो आप टेलीग्राम चैनल पर आ जाइए। मैं पूरी अपने नोट्स की पेज की फोटो ही खींच के या तो PDF फॉर्म में या फोटो सीधा अपलोड ही कर देता हूँ। बौद्ध धर्म, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में। आगे चल के बिंबिसार ने और आगे चल के बिंबिसार ने लुम्बिनी को करमुक्त कर दिया था। करमुक्त इनसे बहुत कम कर दिया था कि जस्ट बिकॉज वो गौतम बुद्ध का संरक्षक था। वो बिंबिसार, जब अपन आगे पढ़ेंगे मगध का, वो बुद्ध का समकालीन था एक्चुअल में। बुद्ध और ये एक साथ पले बड़े, मतलब पले बड़े तो नहीं, एक सी एज के लोग थे ये। उसने गौतम बुद्ध को पर्सनली गार्ड किया है, संरक्षण प्रदान किया है। और बौद्ध धर्म के जितने भी उपदेश है ना, गौतम बुद्ध ने जितने भी अपना ज्ञान दिया है, ये पूरा पाली भाषा में, प्राकृतिक भाषा में, एकदम सरल भाषाओं में था। बहुत कठोर जो उस समय के लोग तंत्र विद्या और ये सब अपनाने लग गए थे, लेटर वैदिक में संस्कृत पंडितों की भाषा हो गई थी, तो लोग फिर पढ़ना नहीं चाह रहे थे वो सारी चीजें, वेद और वो सब। तो उन्होंने अपना ज्ञान पाली और प्राकृतिक भाषा में दिया। इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी बोध गया में, यूपी में। इनकी मृत्यु हुई है कुशीनगर नहीं है एक्चुअल में, मैंने गलत लिख दिया, कुशीनगर है ये। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में दिए हैं, ये वहीं पर सबसे ज्यादा समय तक रहे हैं। वैशाली में प्रिय शिष्य, अच्छा वैशाली एक जनपद था, महाजनपद था, उसमें उनके एक प्रिय शिष्य थे आनंद। उनके कहने पर, हालांकि इनको दिक्कत पहले भी नहीं थी, पर उनके कहने पर इन्होंने बाद में महिलाओं को भी बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दे दी थी। ये बहुत काम की चीज है कि कहाँ पर पहली बार महिलाओं को सम्मिलित किया था बौद्ध संघ में, वैशाली में। एक ये चीज, और दूसरी चीज किस शिष्य के कहने पर? आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति मिली। उसके बाद से वो चीजें कंटिन्यू होती रही। आगे चलकर इसके बारे में हालांकि अपन बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे, आगे आगे चीजें आएंगी इसकी, पर अभी ब्रीफ में समझ लीजिए कि बौद्ध धर्म इस आगे चलकर ये दो भागों में विभाजित हो गया था। पहला हीनयान, दूसरा महायान। ये 5वीं 6वीं संगति में, चौथी संगति जो कनिष्क ने कराई थी, उसमें ये दो भागों में बट गया था। कि पहला था हीनयान, जो बुद्ध के जो ओरिजिनल थॉट्स थे उनको कंटिन्यू करता था। ये जितने भी अपन दुख, समुच्चय, विरोध, निर्वाण, ये सारी चीजें फॉलो करता था। महायान इससे हटके वो बुद्ध को ही भगवान मानने लग गए थे। बुद्ध ने ही शिक्षा दी है, बुद्ध ही भगवान हो गए। जैसे कि सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, वैसे भगवान ही मानने लग गए, क्योंकि बुद्ध ने कहा था मैं भगवान नहीं हूँ, मैं बस कुछ अच्छी चीजें बताने ही आया हूँ। दूसरा, इन्होंने बुद्ध की मूर्ति पूजा शुरू कर दी थी। ये संस्कृत भाषा की तरफ शिफ्ट हो गए थे, जो कि नॉर्मल लोग नहीं समझ पा रहे थे। वो जिन्होंने जो पाली और प्राकृतिक भाषा अपनाई थी वो इससे हट गए। 7वीं शताब्दी तक आते आते, ये तो BC चल रहा है, ईसा पूर्व, ये 7वीं ईस्वी तक आते आते, मतलब लगभग 6 और 7 1300 साल बाद 7वीं शताब्दी तक आते आते नया संप्रदाय बना। हीनयान महायान तो बट गए थे, नया संप्रदाय बना वज्रयान। ये याद रखिएगा कौन सी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में वज्रयान का उदय हुआ, जो बिल्कुल फिर वही पुराने ढोंग धतूरे वाले लोग हो गए थे, कि जो भौतिकवादी हो गए थे, तंत्र मंत्र मानने लग गए थे, पूजा पाठ आदि पर जोर देने लग गया था बौद्ध धर्म, जो कि बौद्ध धर्म इसका बिल्कुल ऑपोजिट था। इन्हीं चीजों से बचने के लिए बौद्ध धर्म, इन्हीं चीजों से परेशान होकर गौतम बुद्ध ने अपना बौद्ध धर्म शुरू किया था, अपने विचार लोगों तक पहुंचाए थे, जिसको लोगों ने धर्म ही बोल दिया। बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत हैं जो कि IMP हो सकते हैं मेंस के लिए। इन्हें वे 4 आर्य सत्य कहते हैं। ये 4 नोबल ट्रुथ क्या है? पहला है दुख, दुख समुच्चय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख, इनकी कुछ मतलब है, जैसे कि दुख पहले का मतलब है, पहले अध्याय में पूरे में इस कंसेप्ट पे बात कही गई है कि संसार दुखमय है, जितनी चीजों से लगाव रखोगे वो सारी दुख के ही कारण बनेगी अंततः। दूसरा, दुख समुच्चय में बताया गया है कि दुख का कारण तृष्णा है, किसी भी चीज के प्रति लालच, उसको पाने की इच्छा, उसके प्रति लालसा, ये सारी चीजें तृष्णा कहलाती हैं। मुझे कपड़े चाहिए, गाड़ी चाहिए, ये अच्छा पार्टनर चाहिए, फिर ये वेकेशन चाहिए, फिर मुझे ये भी मिल जाए, फिर वो भी, तो इसका एंडलेस है, इसका कोई छोर नहीं है कि वहां पहुंच कर संतुष्ट हो जाओ।
ये सारे दुखों का कारण है तृष्णा। दुख निरोध में इन्होंने कहा है कि इच्छाओं पर, अभी इन्होंने प्रॉब्लम्स बताए, अभी सॉल्यूशन बताने लग गए कि दुख निरोध में बताया कि इच्छाओं पर विजय पाना है। इच्छाओं पर अगर विजय पालोगे तो अपने दुखों से भी दूर, दुखों को भी दूर कर पाओगे। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, इसमें इन्होंने बताया है कि दुख निवारण के लिए अष्टांग मार्ग अपनाना चाहिए। इच्छाओं से मुक्ति के लिए अष्टांग मार्ग अपनाओ, वो कैसे हो सकते हैं उन्होंने बताया। सम्यक दृष्टि, अष्टांग मार्ग कौन कौन से, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक है, मैंने स्पेस कम था इसलिए नहीं लिखा है। सम्यक दृष्टि, अपनी नजर अच्छी रखो। सम्यक संकल्प, दृढ़ निश्चय रहो। सम्यक वाक, इन्होंने अपने हर अष्टांग पर, ये हेडिंग है ये तो, पर सब पे कुछ ना कुछ कहा है। सम्यक वाक, अपने बोली में शुद्धि लाओ। सम्यक कर्मों में शुद्धि लाओ। सम्यक आजीव, अपने जीवन का शुद्धिकरण करो, जीवन का एक पर्पस ढूंढो। ये सम्यक संकल्प की बात थी। सम्यक व्यायाम, शरीर को चुस्त रखो। सम्यक स्मृति, अपनी स्मृति, अपनी याददाश्त, मेमोरी को अच्छा रखो। और सम्यक समाधि, यानी कि अपना जो एंड पार्ट होता है लाइफ का, संन्यास आश्रम जिसको कहा गया है, उसकी बात इसमें करी गई है इन अष्टांग मार्ग में। बौद्ध धर्म के आगे अब हम इनकी और भी बातें करेंगे, जिसके बाद जैन धर्म और महाजनपद और मौर्य गुप्त काल। आगे है कारणवाद और प्रतीत्य समुपवाद। इसमें इसका मतलब है थ्योरी ऑफ कॉजेशन, की हर चीज के पीछे एक घटना है, हर चीज के पीछे एक चीज लिखी हुई थी पहले से, हर चीज किसी ना किसी रीजन की वजह से होता है। वो अपन कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, वो है इसका मतलब। इसको प्रतीत्य समुत्पाद भी कहते हैं, प्रतीत्य समुत्पाद। ये फ्री के लिए आ सकता है या मेंस में 3 नंबर के लिए। इसका मतलब होता है हर घटना के पीछे एक कारण छिपा होता है। ये मेरा मार्कर खत्म हो गया था तो आपको थोड़ा सा लाइट दिख रहा होगा। अगला है, कोई बात नहीं, क्षण भंगवाद, ये सा हो गया, छा है ये, क्षण भंगवाद। ये भी प्री के लिए, यूपीएससी पीएससी या फिर 3 नंबर मेंस के लिए आ सकता है कि संसार में हर चीज परिवर्तनशील है, हर चीज क्षणिक है। ये क्षणिक और वही मिथ्या, अगेन उनके 4 रूल ऑफ ट्रुथ के अकॉर्डिंग। अगला, तो इन सब से निर्वाण, हर चीज कारणवाद है, हर चीज के पीछे घटना है, हर चीजें क्षणिक है, क्षणभंगवाद। तो इससे निर्वाण कैसे पाए, तो उन्होंने कहा है कि अंतिम लक्ष्य किसी चीज को पाना नहीं, अंतिम लक्ष्य मुक्ति है, हर चीज से दूर हो जाना। अंतिम लक्ष्य मुक्ति, और मुक्ति कैसे, मुक्ति कैसे, जन्म और मरण के चक्र से मुक्ति। ये उनके हिसाब से, उनकी बौद्ध धर्म के हिसाब से निर्वाण का मूल उद्देश्य था, मूल ऑब्जेक्टिव था। यहाँ तक पर्टिकुलर बौद्ध धर्म के बारे में था। अब ओवरऑल बौद्ध धर्म की बात करेंगे, जिसमें एक मैंने तालिका बना ली है, बड़ी मुश्किल से इनको 3-4 हो गए, मैं ढूंढ के ये तालिका बनाई है कि बौद्ध की टोटल संगीतियां कितनी हुई है। संगीतियां मतलब आप समझ लीजिए आज के जमाने से कॉन्फ्रेंस कितने हुए हैं, उनके सम्मेलन कितने हुए हैं। उसमें मैंने संगीतियां फिर किस समय हुई, किस स्थान पर हुई, उनके आज की क्या डेट है, मतलब आज उन स्थानों को क्या कहते हैं, वो किसकी अध्यक्षता में हुई, उस समय किस राजा ने करवाई थी, और उनकी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हो सकते हैं उन संगीतियों के, वो मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। आप इसकी फोटो खींच सकते हैं या फिर आप नोट्स में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। टोटल 4 संगीतियां हुई हैं, 1 2 3 4, जिसमें से पहली संगीति 483 BC में हुई है, जो राजगृह में हुई है, जो कि मगध की कैपिटल थी कुछ समय के लिए। उसके बाद पाटलिपुत्र बन गई थी और फिर मगध हो गई थी, फिर राजगृह हो गई थी। ये बिहार में पड़ता है राजगृह। इसका अध्यक्ष था, जिसने महासंगीति करवाई थी, वो था महाकश्यप। इस राजा ने करवाई थी, अजातशत्रु ने। और इसमें हुआ क्या था, सुप्त पिटक और विनय पिटक 2 रचनाएं बनी थी इसमें। रचनाओं का नाम है, द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी 383 BC में, वैशाली में हुई थी, यूपी में पड़ता है। वैशाली में ही आनंद, जो कि बौद्ध का बहुत प्रिय शिष्य था, उसने ही बोला था कि महिलाओं को भी बौद्ध संगति में, बौद्ध संघ में एंट्री दीजिए, तो उन्होंने उसके कहने पर एंट्री भी दी थी। और ये सावाकामी में, ये तो जापानीज नाम सा लग रहा है, जावाकामी इसके अध्यक्ष थे, जिन्होंने ये संगति करवाई थी। कालाशोक राजा थे, और इसमें
थेरवार और महासांपिक के बीच मतभेद हो गए थे, कुछ वैचारिक मतभेद बीच में आ गए थे। ये तो गुट थे, थेरवार और महासांपिक, जिनको बुलाया गया था संगति में, और इनके बीच में मतभेद हो गए थे। तृतीय बौद्ध संगति 250 BC में हुई थी, ईसा पूर्व में। यह पाटलिपुत्र में हुई थी, और ये मोगली पुत्र इसके अध्यक्ष थे। अशोक उस समय राजा था जिसने ये बौद्ध संगति का आयोजन अध्यक्ष कराता है, पर परमिशन किसकी लगती है? राजा की। अशोक ने कराई थी। और इसका अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी। इसमें कौन से धम्म की? अभिधम्म पिटक की रचना हुई थी, मतलब एक नया अध्याय लिखा गया था। कॉन्फ्रेंस होती है तो कुछ ना कुछ नया इनॉग्रेशन होते ही है, तो उस टाइम पे अभिधम्म पिटक का इनॉग्रेशन हुआ था। चौथी बौद्ध संगति और आखिरी बौद्ध संगति 72 AD में हुई है, जिसको कहाँ पे हुई थी? कश्मीर के कुंडल वन में। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने करी थी। कनिष्क के शासन, इसने भी, इन सभी ने बौद्ध धर्म अपनाया है, नहीं तो क्यों करते। कनिष्क की जब उस समय राजा था तब ये बौद्ध संगति हुई थी, और इसी टाइम पे मेन चीज हुई थी, हीनयान और महायान का आपस में विभाजन हो गया था। हीनयान कहते थे कि जो बौद्ध ने विचार दिए हैं हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। महायान कहते थे कि बौद्ध तो भगवान है भाई, उनकी पूजा करो, उनकी विचारों पे चलने से सब फ्री होगा। वो एज अ भगवान उनको मानने लग गए थे, बहुत डूब गए थे महायान उनमें। तो अगली स्लाइड में हम जैन धर्म की अब बात करेंगे, और जैन धर्म के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप प्रीवियस ईयर पेपर मैंने बिल्कुल स्लाइड के स्टार्टिंग में दिखे हैं, आपने अगर उनको नोट कर लिया है, आप साथ में नोट्स बनाते जा रहे हैं, तो आप एक बार उसको गो थ्रू कर लें कि जैन धर्म से कैसे क्वेश्चन आए थे। बौद्ध धर्म की समाप्ति के बाद, हालांकि उसमें अभी प्री का और मेंस का कंटेंट पूरा हुआ है, अभी प्रॉपर यूपीएससी और पीएससी मेंस का कंटेंट आना इसके बाद की स्लाइड में चालू होगा, पर बौद्ध धर्म मोटा मोटा खत्म हो चुका है। अब यहाँ से हम अपन जैन धर्म की शुरुआत करें, जिसमें इसके संस्थापक वर्धमान उनका रियल नेम है, महावीर उनको कहा जाता था। उनकी एज थी 542-468 BC। इनका जन्म कुंडाग्राम में हुआ, ये वैशाली के पास था, यूपी में। पिता का नाम सिद्धार्थ था। अच्छा, गौतम बुद्ध का रियल नेम सिद्धार्थ था, ये मत समझना कि ये वो गौतम बुद्ध ही हैं इनके पापा। इन्हें अरहत माना गया है। अरहत, इस वर्ड को डिटेल में अपन अभी अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। त्रिरत्न ज्ञान, इन्होंने 3 ज्ञान दिए, जैसे गौतम बुद्ध ने 7 ज्ञान दिए थे अपने, सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक व्यायाम। उन्होंने 3 दिए हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक संचरित। इनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। 4 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर मतलब जो जैन धर्म को आगे लेगेसी में लेके गए हैं। जैसे बौद्ध के अमात्य होते थे, बौद्ध के गुरु होते थे जो आगे चल के पीढ़ी दर पीढ़ी उस ज्ञान को आगे पहुंचाते थे, ऐसे ही इसमें इनको तीर्थंकर कहा जाता है। अभी आप वो नागा साधु कह रहा हूँ हीनयान महायान वाले लोग देखेंगे, जैन धर्म के ऋषि मुनि देखेंगे, ये आगे चलने वाले तीर्थंकर हैं। ऋषभदेव सबसे पहले तीर्थंकर थे, ये प्री मेंस में पूछा जा सकता है। इनका प्रतीक चिन्ह है ऋषभ। नेमिनाथ दूसरे तीर्थंकर थे, शंख इनका प्रतीक चिन्ह है। और पार्श्वनाथ तीसरे तीर्थंकर थे, सांप इनका प्रतीक चिन्ह है। और ये है महावीर चौथे तीर्थंकर रहे हैं, जिनका प्रतीक चिन्ह है सह। जैन साहित्य को आगम कहा गया है। जैसे अपने यहाँ जो साहित्य होते हैं उनको पुराण, रामायण, महाभारत ये सब कहते हैं ना, जैन साहित्य के इन ग्रंथों को कहा जाता है आगम। उसके बाद पार्श्वनाथ के 4 उपदेश दिए गए हैं, जिनके बाद उपदेश महावीर ने दिए। पार्श्वनाथ प्रथम तीर्थंकर जो थे, उन्होंने शुरू के 4 उपदेश दिए। उसके बाद 5वां किसने दिया है? महावीर ने। जैन संगतियां देख लेते हैं अपन। बौद्ध संगतियां 4 हुई है। जैन संगतियों की अपन जहां तक बात करें तो पहला पाटलिपुत्र में हुई है, ये इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और ये मौर्य काल की बात है। दूसरा वल्लभी में हुई है, और देवादिक्ष्मा श्रवण, ये इस संगति के अध्यक्ष का नाम है। जैन संत भद्रबाहु को दिगंबर संप्रदाय की स्थापना की। भद्रबाहु ने दिगंबर संप्रदाय की स्थापना की तथा चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षा दी। भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। इन्होंने दिगंबर संप्रदाय, जो कुछ नहीं, वो अपना देखा होगा, वो कुछ नहीं पहनता, वो उनके लिए आसमान छत है, जमीन बिस्तर, वहीं रहते हैं, जमीन
उनके लिए सारे कपड़े, पेड़ पौधे और ये सभी है। और इन्होंने ही, ये IMP है, इसको आप नोट करके IMP यहाँ टिक लगा लें। और इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षा दी। इसके बाद वो श्रवण बेलगोला कर्नाटक में एक जगह है, वहां पर जाकर इन्होंने उपवास के जरिए अपने प्राण त्यागे। इनके बारे में प्री में पूछा जा सकता है, सॉरी मेंस में 3 नंबर में पूछा जा सकता है, एक ही नाम करके। मेंस में 3 नंबर के क्वेश्चन एक एक वर्ड वाले आते हैं, एक वर्ड लिखा होता है, उसके बारे में अपन को 2-3 लाइन लिखनी होती है। इनके बारे में 2-3 कंटेंट है, तो ये प्री और मेंस के लिए IMP, सॉरी मेंस और UPSC मेंस के लिए IMP हो जाता है। कालाश्रय इनका एक सिद्धांत था। कालाश्रय इसका मतलब क्या होता है, ये सिंगल वर्ड वाले हैं ना, ये PSC मेंस के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हमने प्रीवियस ईयर पेपर इस वीडियो के पहले में ही ये चीज नोटिस करी है। कालाश्रय जैसे कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध के बारे में है कंटेंट की 2-3 लाइन में आप क्रिस्टल क्लियर लिख दें आप उसका। तो जो कि अपन आगे डिस्कस करेंगे। कालाश्रय की अपन बात करें कि ये मुक्ति का मार्ग कहा गया है। इसमें मतलब कालाश्रय का मतलब होता है कि संसार से निर्वाण प्राप्त करने के लिए मुक्ति का जो मार्ग है उसको कालाश्रय कहा गया है जैन ग्रंथों में। इसका मतलब क्या होता है कि घोर तपस्या व शरीर को कष्ट देना। मुक्ति के मार्ग के लिए आपको घोर तपस्या करनी पड़ेगी, शरीर को कष्ट देना पड़ेगा। ये आराम वाले जीवन से मुक्ति, आराम वाले जीवन में रहकर इस संसार से मुक्ति नहीं पाई जा सकती। उसको पर वो बौद्ध ने इसी को तृष्णा बोल दिया है। अनेकांत बाद में देगा, प्रत्येक वस्तु में आत्मा होती है। ये जैन धर्म की एक नई चीज आ गई थी। उन्होंने, चाहे उन्होंने कहा था पत्थर भी क्यों ना हो, उसमें भी प्राण है, उसको भी वैसे ही देखो जैसे कि आप किसी व्यक्ति को, किसी देवता को देखते हो। हालांकि इन्होंने एकेश्वरवाद और ऐसे भगवान पाठ पूछा, इसका बिल्कुल नकारना स्वीकार किया है। प्रमुख जैन ग्रंथ है आगम साहित्य, ये बहुत जरूरी चीज है। ये मैंने आगे भी आपको यहीं कहीं बताया था, नहीं बताया? आगम साहित्य, हाँ, इसको जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। प्रमुख ग्रंथ इनका कौन सा है? आगम साहित्य। और ये किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। अब इसके आगे अपन ने जैन और बौद्ध धर्म में क्या समानताएं रही, कौन कौन से राजा, मैं पूरी टेबल बताऊंगा क्योंकि वो बहुत IMP है, मैंने बनाई है कि सीक्वेंस वाइज की सबसे पहले कौन से राजा हुए। बिंबिसार हुआ, उसने कौन सा धर्म अपनाया, फिर अजातशत्रु, फिर पूरे करके ऐसे फिर आया गौतम मौर्य, फिर आए अशोक, इन्होंने कौन से धर्म अपनाए और उस समय जब इन्होंने ये धर्म अपनाए तब कौन से महत्वपूर्ण कार्य हुए। मेंस में वही पूछा जाता है। और इन दोनों धर्मों में समानताएं क्या थी, इन दोनों धर्मों में अंतर क्या थे, इस समय की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां कैसी थी, जो एक्चुअल में UPSC और PSC मेंस में पूछ रहा है उसके हिसाब से मैंने नोट्स बनाया। अभी तक तो जितना बार था ये जैन और बौद्ध धर्म को एक मोटा मोटा जानने के बारे में था, उसमें भी वो नॉलेज जो एक्चुअल में पूछा जाता है। ये सिंगल वर्ड 3 नंबर में बहुत पूछे जा रहे हैं। कालाश्रय, भद्रबाहु, जैन संगतियां पूछी चली जाएंगी। तीर्थंकर 4 में से बता देंगे एक कौन सा नहीं है, मैच आ जाएगा। सम्यक ज्ञान 3 दे देंगे, एक और दे देंगे, कोई व्यायाम दे देंगे बौद्ध का, बताइए जैन संगति में इनमें से कौन सा, एक जैन त्रिरत्न ज्ञान में से इनमें से कौन सा एक नहीं है, आपको टिक करना पड़ेगा। अरहत 2 नंबर में आ सकता है। और ये सारी, ये तो बेसिक है, ये आ सकता है प्री में, क्योंकि कंफ्यूज करने वाली चीजें पूछी जाती हैं। प्री चाहे UPSC का हो चाहे PSC का, वो सिलेक्शन नहीं करता, वो रिजेक्ट करता है, छांटता है। मेंस करता है सिलेक्ट। UPSC PSC की प्री के पेपर भीड़ को कम करते हैं। 10-12 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, जिसमें से कुछ 10,000 लोग ही बचते हैं, बाकियों को छांटना पड़ता है। जो डीप थिंकर हैं, जो डीप पढ़ते हैं, उनके लिए बस वो पेपर है। घुमा के चीजें पूछ लें, पूछते चीजें सरल हैं, बस थोड़ी घुमा के पूछ लेते हैं, थोड़ी इनडायरेक्ट पूछ लेते हैं। कभी लगता है कि ये कहाँ से आ गया, वो एक्चुअल में वो वहीं से आया है, सिलेबस से ही आया है। पर क्योंकि सिलेबस एक बार उन्होंने बना दिया, वो लिमिटेड है। अब इसमें जैन में मैं क्या नया जोड़ दूं, पर उनको क्वेश्चन नया देना है। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा समझने पढ़ने वाला नहीं है, इसलिए आपने बिल्कुल वीडियो के स्टार्टिंग में देखा होगा जैन बौद्ध धर्म से बहुत कम क्वेश्चन आए हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए कहाँ से? मौर्य काल, गुप्त काल और थोड़ा बहुत महाजनपद से। तो आइए हम अब अगली स्लाइड में इनके बारे में डिस्कस करें। मेंस के लिए अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है। अब आती है मेन स्लाइड, जिसमें UPSC और PSC जिनके बारे में पूछेगा। एक्चुअल में अब उतना पढ़ने का मतलब निकलेगा। इसमें कुछ मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं जो कि संभावना है कि जैसे पूछा जा रहा है इतने 10-11 सालों से, उस हिसाब से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। इससे या इससे रिलेटेड
क्वेश्चन आ सकते हैं, इसीलिए मैंने दोनों क्वेश्चंस पर IMP लगा है। इसके बाद भी 2 क्वेश्चंस हैं, एक्चुअली मेरे टॉपिक का ही पार्ट है, तो मैंने इनको क्वेश्चन फॉर्म में बना दिया ताकि आप इसको बेहतर समझ पाएं। पहला है, बौद्ध धर्म या जैन धर्म की शुरुआत के कारण क्या थे, क्यों ये शुरू हुए, उसी टाइम क्यों शुरू हुए, क्या जरूरत पड़ गई इन लोगों की बाहर निकल के जीवन का ज्ञान लेने की, और इस समय की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक परिस्थितियां क्या थी, क्यों ऐसी परिस्थितियां बन गई कि लोगों को निकलना पड़ गया। ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप चाहे तो वीडियो थोड़ा पीछे ले जाके रिवाइंड करके देखें, ये क्वेश्चन पूछा गया है, सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां। और ये इनमें से कई बार तो मैंने देखे हैं 6 नंबर 11 नंबर 15 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। इनमें से आप समझने की कोशिश करते हैं, उस समय को जीने की कोशिश करो, तब जाके आपको समझ में आ पाएगा कि उस टाइम पे ना वैदिक कर्म कांड, ये जो वैदिक काल आया था, उस उत्तर वैदिक काल में इनकी जटिलता बहुत बढ़ गई थी। वैदिक ये करो वो करो, ये बलि वो बलि, ये देखो आप यज्ञ होने लग गए, हवन होने लग गए, पशु बलि देने लग गए, महंगे प्रपंच होने लग गए। अब पशु बलि दे दोगे तो वो आपको चारा, वो आप उनको चारा क्या खिला दोगे, आगे चल के उनसे दूध क्या ले लोगे, आप उनका खेती में क्या यूज कर लोगे, उनको पहले सिक्के तो चलते नहीं थे, वस्तु विधि में होता था, उनको बेच के आप खरीद क्या लोगे, कुछ बलि ही दे दिया अब आपने तो फिर क्या ही कर लोगे उसको। घोड़े थे और उससे यात्राएं कर लेते थे, वो आपको सुरक्षित पहुंचा देते थे, बलि दे दी अब क्या मतलब, है ना। उसके बाद महंगे प्रपंच थे, अगेन धन संपदा का नाश होने लग गया, तो कृषि भी खराब हो रही है, धन भी खराब हो रहा है, और यज्ञ हवन से धन भी खराब हो रहा है, और पशु बलि देने से कृषि भी जा रही है, क्योंकि कृषि के लिए पशु ही चाहिए, और व्यवसाय भी खराब हो रहा है माल ढोने और उन सबके लिए। जाति प्रथा में कठोरता आ गई थी बहुत ज्यादा, जैसे वर्ण व्यवस्था 5 भागों में बढ़ गई थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अछूत। निचलों को दबाना बहुत बढ़ने लग गया था कि ब्राह्मण क्षत्रियों से माल लूटते रहते थे उनके हवन यज्ञ करके, और शूद्र और दलितों के बारे में तो फिर बात ही मत करो, उनको कितना उनका एक्सप्लॉयटेशन होता था। महिलाओं की स्थिति दयनीय हो गई थी कि जो चाह रहा है अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। भाषा की समस्या सबसे बड़ी चीज है। मैं ग्रंथ पढ़ना चाहता हूँ, आज आप पढ़ना चाहते हो, अपने यूट्यूब पर फ्री में एजुकेशन अवेलेबल है, पर उस टाइम पे संस्कृत भाषा ही चलती थी, पढ़े लिखे लोग यूज करते थे उसको, एलीट लोग उस टाइम के, और यज्ञ हवन ये सब भी संस्कृत में ही होते थे। अब आम जन कहाँ संस्कृत पढ़े थे, टफ, स्कूल जाना पड़ेगा उसके लिए, स्कूल की उतनी अच्छी शिक्षा की उतनी अच्छी स्थिति थी नहीं, तो इसलिए इन्होंने फिर प्राकृत भाषा, पाली भाषा, इसमें आम जन तक संदेश पहुंचाया, आम जनता तक अपने अपने सूत्र, अपने सिद्धांत, अपने नियम, अपने पिटक, अपने क्या कहते हैं साहित्य संस्कृत और पाली भाषा में दी, अपने उपदेश इन्होंने इस भाषा में दिए, क्योंकि आम जन की भाषा थी, संस्कृत आम जन की भाषा नहीं थी। और इस समय की मेन चीज थी लोहे का उपयोग, ये मैंने इनडायरेक्टली ऐड किया है, जैसे कि जब पैसा आता है ना इस समय लोहे का उपयोग आ गया, मगध अवंती यहाँ पर वो युद्ध ही लड़ते थे, ताकि बीच में जो छत्तीसगढ़ में लोहे की खाने वगैरह हैं वो उनको मिल जाए। इस समय जब व्यापार बढ़ रहा था तो लोगों के पास धन आ रहा था, धन संपदा आ गई, तो लोगों के जीवन में वो देखो, आप भूखे से कभी भी अच्छे स्वभाव की उम्मीद नहीं कर सकते। जब लोगों का पेट भरा होता है, घर संपदा ठीक होती है, परिवार अच्छे से होता है, तब लोग अपने जीवन में आगे ऊपर उठना चाहते हैं। इसके पहले तो वो कबीलियाई समाज थे, कबीले, खाना बदोश जीवन था, जीवन का सत्य क्या है, मैं कौन हूँ, ये सब कोई नहीं सोचता जब पेट खाली होता है। तो जब धन संपदा आगे लोग थोड़े सेटल्ड हो गए, तब फिर जीवन में वो थोड़े आगे ऊपर उठने के लिए आए कि अपन बस पैसे ही कमाने, खाना बदोश जीवन जीने के लिए आए हैं कि जीवन का कुछ उद्देश्य लिए। तो उस समय के जैसे गौतम बुद्ध हो गए और अपने महावीर जैन जी हो गए, ये कभी अपने जीवन को खोजने नहीं निकलते अगर इनके घर पे रोटी नहीं होती। दोनों राजकुमार थे, दोनों क्षत्रिय राजकुमार थे, आगे चल के उनको मतलब अरबों की संपदा इनके पास थी, पूरा साम्राज्य इनके पास था, लेकिन तभी जब सब होता है तब इंसान को होता है कि मैं कौन हूँ, जीवन का क्या उद्देश्य, तब वो अपने अंदर मुड़ते हैं। बाहर तो सब है, तब फिर वो जीवन में अपने अंदर मुड़ते हैं। यही कारण था कि इस समय ही आ पाई चीजें, बुराइयां थी उनको अच्छाइयों में बदलने के लिए जन्म आए, और जब इंसान एक बार, समाज एक बार संपन्न होने लगता है, तब वो इन चीजों की ओर बढ़ता है। आगे आ जाते हैं बौद्ध धर्म के सामाजिक आर्थिक बदलाव क्या हुए, उनके आने से ये आए क्यों, किन रीजंस की वजह से ये धर्म आए, और उनके आने से क्या बदलाव हुए, ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें भी सामाजिक आर्थिक राजनीतिक सभी पक्ष मैंने जितना हो सकता है ऐड करने की कोशिश करी है। इन दोनों से क्वेश्चन पक्का हर साल एक न एक पूछा जा रहा है कि आने से क्यों, क्या रीजन थे जिसकी वजह से ये धर्मों को आना पड़ा,
और आने से बदलाव फिर क्या हुए, ये तो नहीं कि जिनकी वजह से आए थे ये धर्म वही बदलाव नहीं कर पाए ये। तो इसके जस्ट ऑपोजिट पॉइंट्स हैं। जैसे पहले में हिंसा, पशुबलि, प्रपंच, ये सब था, तो पहले ही पॉइंट क्या है कि ये एक्चुअल में मेरे मन से नहीं बना है, एक्चुअल में बुकों में रिटर्न है ये चीजें कि कैसे उनके आने के बाद ये चीजें बदली हैं। हालांकि हाँ, मैंने 10-10 पेज को एक एक लाइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है, और सामाजिक आर्थिक, इसमें एक राजनीतिक वर्ड भी ऐड हो सकता है। और जैसे उन्होंने अहिंसा पर जोर दिया कि अहिंसा करो, हिंसा करने से कुछ नहीं रखा है। पशु बलियां कम होने लग गई थी उनके आने के बाद, पशु बलियां कम हुई तो खेती किसानी बढ़ने लग गई थी, क्योंकि पशु ही है खेती और व्यवसाय का एकमात्र साधन। जैसे अहिंसा पर जोर दिया, और क्या कहते हैं, शूद्र अपने दलित वर्गों को अच्छे से रखा, अपने जैसे आप हम है वैसे रखिए उनको। तो मौर्य काल में शूद्रों की सेना, शूद्रों को भी सेना में भर्ती कर लिया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। ये जैन धर्म का संप्रदाय था, भद्रबाहु ने इसको कन्वर्ट किया था, जैन धर्म में दीक्षा दी थी। वर्ण व्यवस्था सुधरी, जहाँ ये टॉपिक, ये एग्जांपल एक्चुअल में वर्ण व्यवस्था में आएगा कि मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने शूद्रों को भी सेना में शामिल किया। वर्ण व्यवस्था सुधारने का इससे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है, मतलब जिस लिए ये धर्म शुरू हुए थे, जिस लिए ये विचार शुरू हुए थे, उनका एक्चुअल में ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन हो पा रहा है। धर्म की जन्म की बजाय पुनः कर्म प्रधानता की बात होने लग गई थी। अब ये देखो, आप एक शूद्र सेना में भर्ती हुआ, मतलब शूद्र सेना क्षत्रिय बन गया। अब कर्म के आधार पर जातियां बंटने लग गई थी फिर से। एक क्षत्रिय का बेटा पंडितिया ही पढ़ने चाहता है, यज्ञ हवन करना चाहता है, तो शिक्षा लेना चाहता है, वैद्य का अध्ययन करना चाहता है, तो ब्राह्मण बन जाता था। ये समय के साथ फिर बदलाव इनके प्रभाव से शुरू हुए देखने हमें। दलितों को, पिछड़ों को सम्मान, अब इससे ज्यादा सम्मान क्या ही मिल जाएगा कि जो जैसा बनना चाहता है वो बनेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, जो योग्य है वो राजा बनेगा। महिलाओं की स्थिति सुधरी, क्योंकि आपने अपने पिछली स्लाइड में पढ़ा है कि बौद्ध जैन संघों में महिलाओं को प्रवेश मिलने लग गया था, धार्मिक समानता उनको मिलने लग गई थी। वो गौतम बुद्ध के दोस्त आनंद ने वैशाली में बौद्ध संघ में आने की परमिशन दी थी। ये एग्जाम्पल्स है जिनसे अपन ये आंसर अपने प्रूफ कर सकते हैं। शिक्षा का प्रसार होने लग गया था। उस समय की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियां थी नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे विद्यालय, बौद्ध विहार बनने लग गए थे आदि, जहां पर आप शिक्षा ले सकते हैं। अच्छा, एक चीज और, ये इनकी प्रसिद्धि अंतरराष्ट्रीय, चीन से, तिब्बत से, यूनान से, रोम से लोग आते थे इन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए। फाहियान आया था, वेगस्थनीज ने भी इनके बारे में बहुत लिखा है कि दुनिया भर के चेहरे देख लिए थे मैंने इस यूनिवर्सिटी के अंदर। कला एवं वास्तुकला की अपन बात करें तो कई सारे स्तूप बने हैं, सांची स्तूप, बरहुत स्तूप, चैत्य बने हैं कई सारे। जैनों में चैत्य चलता है, बौद्धों में विहार चलता है। विहार बने हैं ताकि लोग वहां कर शिक्षा ले सकें, वहां कर शांति, क्या कहते हैं, अध्ययन, मौन साधना कर सकें। ये सारी चीजें इसी पर्पस के लिए बनाई गई थी। अगली स्लाइड में हम देखेंगे कि कौन कौन से राजाओं ने कौन कौन से धर्म अपनाए हैं, और एक्चुअल में इन दोनों में समानता क्या थी। हालांकि मेन चीजें समानता ही थी, पर फिर भी अपन देखेंगे कि इन दोनों में क्या क्या समानता और क्या क्या असमानताएं थी। इस स्लाइड में हम जानेंगे कि प्रमुख राजा और उनके द्वारा अपनाए गए धर्म। ये मैंने बनाई है, मैं चाहता था कि आप एक बार में ही समझ लें कि इस समय कौन से राजा हुए जिन्होंने कौन सा धर्म अपना के उस पर क्या एडवांस किए हैं, क्या अपना योगदान दिया है, या फिर क्या उन्होंने किया है वो धर्म अपनाने के बाद उस धर्म के लिए। और अगली स्लाइड में हम दोनों धर्मों में आपस में कॉमन पॉइंट क्या थे, ये बहुत जरूरी चीज है, ये पूछी जा सकती है दोनों, ये प्री के लिए, ये मेंस के लिए। मेंस में भी 3 नंबर में आ सकता है, यूपीएससी पीएससी में 2 नंबर में। प्रमुख राजा व उनके द्वारा अपनाया गया धर्म। पहला शासक था बिंबिसार, ये बौद्ध के ही समकालीन था, बौद्ध इनके बहुत अच्छे दोस्त थे, ये उतने समकालीन थे इनके। इन्होंने भी बौद्ध धर्म अपनाया है, और बौद्ध के ये मित्र थे, और बौद्ध को पर्सनल सिक्योरिटी, Z+ सिक्योरिटी इन्होंने बुद्ध को दी थी बिंबिसार ने। बौद्ध के मित्र थे और संरक्षक थे बौद्ध के। हालांकि बौद्ध ने मना कर दिया था कि आप मित्र हो, बहुत अच्छी बात है, पर हम दुनिया में ज्ञान देने निकले हैं, सिक्योरिटी लेके निकलेंगे, कौन ही हमसे बात करेगा फिर। और दूसरे हैं अजातशत्रु, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है। प्रथम बौद्ध संगति इन्होंने ही करवाई थी, अजातशत्रु ने। आप पीछे वीडियो स्लाइड करके कमेंट करके बताइए कि उस समय अध्यक्ष कौन था। तीसरे चंद्रगुप्त मौर्य हैं, इन्होंने जैन धर्म अपनाया है, और ये भद्रबाहु के ज्ञानार्जन से इन्होंने जैन धर्म अपनाया है, और
श्रवणबेलगोला में जाके इन्होंने अपनी अंतिम सांसें ली हैं। अपने पुत्र बिंदुसार को सारी चीजें सौंप के फिर ये निकल गए थे भद्रबाहु के ही साथ। इन्होंने ही महायान संप्रदाय को बनाया है। इफ आई एम नॉट, हाँ, इन्होंने ही महायान को बनाया है। और आप प्रीवियस कह रहा हूँ, इसी वीडियो को पीछे स्लाइड करके देखिएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया है, विच इज यूनिवर्सली नोन। इन्होंने तीसरी बौद्ध संगति करवाई है, हमने पिछले स्लाइड्स में ही देखा है। और ये बौद्ध धर्म का अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल इन्होंने मार्केटिंग करी है, अंतरराष्ट्रीय प्रचार कर रखा है। इन्होंने श्रीलंका अपने 2 बच्चों को, पहला पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा पुत्री को इन्होंने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। आगे अपन पढ़ेंगे स्लाइड में, इसी वीडियो में पढ़ेंगे। और कनिष्क, अंतिम कुषाण शासक कनिष्क की बात हो रही है ना, 2 कनिष्क हैं और उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया है। बौद्ध धर्म का भी महायान वाला पार्ट इन्होंने अपनाया है, जिसमें बौद्ध धर्म को गौतम बुद्ध को ही भगवान मान लिया गया था। और इन्होंने चौथी संगति कराई है, अपन ने अभी इसके पीछे की जस्ट स्लाइड में समझा है। दोनों धर्मों में समानताएं क्या थी? एक तो दोनों धर्मों में वेदों को जो अंतिम सत्य माना जाता था, इसको पूरी तरीके से नकार दिया कि अंतिम सत्य वेद नहीं है, क्योंकि वेद के चक्कर में पढ़ रहे तो पशु बलि देनी पड़ जा रही है, धार्मिक कई सारी कुरीतियां ऐड ऑन हो जा रही हैं। वेद तो अच्छे लिखे हैं, पर वो उनमें बीच के जो मीडिएटर्स हैं ये गड़बड़ कर दे रहे हैं। तो इस चीज को इन्होंने नकारा है। कॉमन पॉइंट्स निकल के आ रहे हैं। पशु बलि, कर्म कांडों का इन्होंने पूरी तरीके से विरोध किया है। इन्होंने जितना भी अपने धर्म का, दोनों धर्मों ने जितना भी अपना प्रचार प्रसार किया है वो जन भाषा में किया है, संस्कृत में नहीं। संस्कृत बस पढ़े लिखे कुछ 0.1% लोगों की, विद्वानों की भाषा होती थी, जबकि इन्होंने को जनमानस तक पहुंचना था। तो पाली और प्राकृत भाषा का दोनों धर्मों ने यूज किया है। महिलाओं को बराबर का दर्जा दिया है, कोई भेदभाव नहीं किया। ये अपन कई बार रिपीट कर चुके हैं अपनी इसी वीडियो में। दोनों ही क्षत्रिय राजकुमारों ने शुरू किया। ये मेरा पॉइंट है, मुझे इसमें ये कॉमन लगा है कि दोनों ही ना क्षत्रिय राजकुमार है। हालांकि इससे पहले की स्लाइड में अपन यही देख रहे थे, जब पेट भरा होता है तभी ऐसी बातें सूझती हैं जनमानस की भलाई की। दोनों ही क्षत्रिय राजकुमारों द्वारा शुरू किए हैं और अपने आसपास की कुरीतियों को देखकर ही ये बाहर निकले हैं अपने घर से कि हमें ज्ञान अर्जन करना है और दुनिया में कुछ एक अगर थोड़ा बहुत भी सकारात्मक चेंज ला पाए तो लाना है। ये इनकी थिंकिंग थी, अपने आसपास की कुरीतियों को देखते हुए ही ये निकले हैं। अभी यहाँ पर अपना जैन धर्म और बौद्ध धर्म खत्म होता है। इसके बाद से अगली स्लाइड में अपन महाजनपद काल पढ़ेंगे। अपन ने प्रीवियस, एक बार आप उस स्लाइड में जाने से पहले बिल्कुल वीडियो स्टार्टिंग में महाजनपद से क्वेश्चन कितने आए थे, किस ईयर से, लॉन्ग शॉर्ट कैसे आए थे, वो एक बार देख लें। फिर इसी टाइम जोन पर फिर से आके अपन महाजनपद कंटिन्यू करेंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं महाजनपद काल की, जो 600 से 321 BC तक चला। इसके बाद मगध ने सभी को जीतकर अपने एक साम्राज्य स्थापित किया। जैसे मगध को जीतकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। हम आगे पढ़ेंगे। जिसकी अपन ने पहले बात करी थी, द्वितीय शहरीकरण का काल, यही काल कहलाता है। और यही काल भी सांस्कृतिक क्रांति का काल कहलाता है, क्योंकि इसी समय में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ। तो अभी सबसे पहले महाजनपदों में मैं सभी महाजनपदों की जरूरी जानकारियां आपको दे रहा हूँ। उसके बाद 4 महाजनपद उभर कर सामने आए और उसमें भी एक उभर कर सामने आएगा, वो अपन इसकी अगली स्लाइड में इस पर बात करेंगे। सबसे पहला कम्बोज महाजनपद है, जिसकी राजधानी राजपुरी या हाटक कही जाती है। यह उत्तरापथ पर स्थित था और अपने श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। एक्चुअल में ना उत्तरापथ, फॉर एग्जांपल मान लो ये पूरा नॉर्थ इंडिया है, ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये पंजाब है, यहाँ MP है, यहाँ UP है। तो उत्तरापद यहाँ बंगाल से लेकर ऐसा एक रोड जाता था पंजाब, हरियाणा पंजाब होते हुए सिंधु नदी और गांधार तक्षशिला, ऐसा चला जाता था रूट, ऐसा करके ऐसा रूट जाता था। इसको उत्तरापद कहते थे। और यही आगे चल के ईरान, इराक, फारस, रोम, मिस्र, वहां चला जाता था। पूरा सिल्क रूट था ये। ऊपर हिमालय से, कश्मीर से गुजरते हुए ये तिब्बत से होते हुए चाइना निकल जाता था, सिल्क रूट। ये करंट का भी टॉपिक रहा है। तो उत्तरापथ में एक कम्बोज पड़ता था महाजनपद। अब चूंकि देखो, सफर में सबसे ज्यादा क्या चाहिए, आज आप सफर करने जाओ क्या चाहिए, पहला व्हीकल। तो उस टाइम पे घोड़ों के लिए बहुत विख्यात था ये कम्बोज, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सफर वाले रास्ते में एक जनपद पड़ रहा है। दूसरा था सबसे महत्वपूर्ण गांधार, जिसकी कैपिटल थी
तक्षशिला वर्तमान पेशावर और रावलपिंडी क्षेत्र था। ये वर्तमान में जो रावलपिंडी और पेशावर क्षेत्र है जो पाकिस्तान में है, वो था तक्षशिला, वो था गांधार महाजनपद। यहाँ ये ज्ञान, शिक्षा और तकनीकी का केंद्र था। ऑब्वियसली तक्षशिला है यहाँ पर। और भरतपुत्र तक्ष ने इसकी स्थापना करी थी। और ये चीज हमें पता कहाँ से चलती है, खुद रामायण से, कि भरतपुत्र तक्ष ने तक्षशिला की स्थापना करी थी। अश्मक मतलब इससे ये पता चलता है कि रामायण भी इसी काल के थोड़े से पहले काल के, मतलब आर्य वैदिक काल वाली, वैदिक काल का काल ही रामायण का काल माना जा सकता है, क्योंकि उसी में क्या कहते हैं, अयोध्या, श्री राम, राम राज्य का मतलब सब अच्छा अच्छा, और वैदिक काल का मतलब भी आप प्रीवियस वीडियो में बताया कि सब अच्छा अच्छा। और अश्मक महाजनपद की पोतना या पोटेल करके एक राजधानी हुआ करती थी वर्तमान। अच्छा, ये सही डबल नाम यदि मैं ले रहा हूँ ना, ये एक्चुअल टेक्स्ट बुक में दो नाम करके दे रखे हैं, या तो इसको, या ये जैसे मुंबई और बम्बई, तो अगर मुझे आज के 5000 500 1000 साल बाद पढ़ाना पड़े तो मैं बोलूंगा ना कि इसको फाइनेंशियल कैपिटल थी, इसको मुंबई या बम्बई कहा जाता था। तो ऐसे ही करके इनके दो नाम सामने आ रहे हैं। ये मैंने मन से नहीं बनाया कि मुझसे एक पढ़ते नहीं बन रहा था तो मैंने दूसरा बता दिया है। वर्तमान आंध्र प्रदेश के गोदावरी तट के पास ये अश्मक महाजनपद था। और एक खास बात यह है कि एकमात्र दक्षिण का महाजनपद था। ये आईएमपी हो सकता है, इसको आप याद रखिएगा। दक्षिण का एकमात्र महाजनपद अश्मक था, जिसकी कैपिटल पोतना या पोटिल थी। अगला आ जाते हैं मगध पे। ये आगे चल के बहुत बढ़ने वाला है। मगध, जिसकी कैपिटल कभी राजगृह हो जाती थी, कभी गिरिब्रज हो जाती थी, और ये वर्तमान के पटना क्षेत्र के पास स्थित था। इसमें मैंने सबसे कम लिखा है क्योंकि इसके बारे में पूरी डिटेल में एक स्लाइड आएगी, इसलिए इसमें थोड़ा कुछ ऐड कर देना समय की और अपने नोट्स की बर्बादी करना है। इसके बारे में पूरा डिटेल में स्टार्टिंग टू एंड पढ़ेंगे। अगला महाजनपद आ जाता है अंग, जिसकी कैपिटल चंपा थी। वर्तमान बिहार के भागलपुर क्षेत्र में स्थित था। इसकी प्रमुख वास्तुकार महागोविंद थे। ये इनका जिक्र मुझे बार बार देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है ये आ सकता है प्री में, और ये एक सिंगल लाइन ऑब्जेक्टिव के लिए भी काफी है। प्रमुख व्यापारिक और वाणिज्यिक केंद्र था, ये क्षेत्र था अंग। और ये एक्चुअल में ना बिहार, ईस्ट यूपी पूरे 5-6 जनपद इकट्ठे थे, तो सब आपस में इंटरलिंक थे, तो उनकी कोई ना कोई एक कैपिटल या फिर कोई ना कोई एक सिटी ट्रेड कैपिटल होती थी। तात्कालिक शासक बृहदत्त ने मगध को पराजित कर अच्छा, अंग ने, एक टाइम ऐसा था मगध इतना कमजोर था कि अंग उसके पड़ोसी राज्य ने मगध पे आक्रमण करके मगध के कुछ क्षेत्र छीन लिए थे। अंग का उस समय राजा था भट्टिय, और जिसने मगध पर क्या कहते, सॉरी मैं गलत हो रहा हूँ। उस समय अंग के राजा बृहदत्त ने मगध के राजा भट्टिय के समय पे मगध को पराजित कर दिया था, परंतु बाद में जब बिंबिसार आए तो इन्होंने पूरा अंग ही जीत लिया। इतना शक्तिशाली था बिंबिसार, आप सोचिए, संपूर्ण अंग ही जीत लिया। आगे चल के अपन पूरी बिंबिसार की मगध की स्टोरी जानेंगे। अगला महाजनपद है वज्जी, जिसकी कैपिटल वैशाली है। ये 8 राज्यों का संघ था। सबसे पहले यही टूटता है, सबसे प्रमुख भी यही था महाजनपद। 4 महाजनपद बचे थे, उसमें से एक ये था, पर इतने सारे लोगों को यूनाइटेड रखना बहुत लंबे समय के लिए बहुत कम पॉसिबल हो पाता है। इसमें से 3 प्रमुख थे, वज्जी था, विदेह था, लिच्छवी था। वर्तमान क्षेत्र पश्चिमी बिहार, बिहार का वेस्ट पार्ट, ये अगर पूरा बिहार है तो उसका ये पार्ट यहाँ था वज्जी महाजनपद। अगला आ जाता है काशी, या वज्जी के वेस्ट में था। बिहार के वेस्ट में क्या हुआ, यूपी का ईस्ट पार्ट, यानी कि यूपी ईस्ट में क्या था, अपना काशी। काशी को सब जानते हैं, वाराणसी। पहले ना हुआ एक्चुअली ये था कि ये था काशी, और उसकी एक कैपिटल थी, यहाँ से गंगा नदी जी गुजरती थी, और यहाँ थी वाराणसी। अब एक्चुअल में ये पूरा यूपी का पार्ट हो गया है, तो इसी को काशी और इसी को वाराणसी कहते थे। जैसे इंडिया, उसकी कैपिटल दिल्ली, ऐसे ही था पहले काशी, जिसकी कैपिटल थी वाराणसी, पर अब काशी वाराणसी एक ही वो सिटी कहलाती। काशी की कैपिटल वाराणसी वज्जी के वेस्ट में स्थित था। कौशल राजा कंस ने काशी जीता था। काशी के साथ बेचारा बहुत बुरा हुआ, इसको कंस ने जीता, इसको बिंबिसार ने जीता, आगे चल के अपन बात करेंगे। मतलब कृष्ण, कंस, अभी एक महाजनपद में अपन बात करेंगे उसका, मथुरा में उसका राजा
कृष्ण थे, कृष्ण भगवान थे, अभी महाजनपद में लिखा हुआ है। और कंस भी उसी के समकालीन था, ऑब्वियसली मामा था उनका। कौशल, कौशल का राजा था कंस। अभी अपन कौशल पढ़ेंगे आगे, कहाँ गया, ये नीचे ही लिखा हुआ है। इसने काशी को जीता था। अब आ जाते हैं कौशल, इसकी कैपिटल श्रावस्ती थी। ये ईस्ट यूपी में पड़ता था, यूपी का ईस्ट वाला पार्ट, रज्जी भी उसी तरफ था। और हालांकि कौशल ये दो पार्टों में बटा हुआ था, उत्तरी काशी और दक्षिणी काशी। उत्तरी काशी, जैसे काशी मैंने बताया पूरी एक महाजनपद था। उत्तरी काशी की कैपिटल थी श्रावस्ती और दक्षिणी काशी की कैपिटल थी कुशावती। कंफ्यूज नहीं होएगा, मैं फिर से बता देता हूँ। कौशल महाजनपद था जिसकी कैपिटल श्रावस्ती थी, जिसमें से भी पूरे कौशल की लगभग नॉर्थ पार्ट को श्रावस्ती हैंडल करता था। उत्तर की कैपिटल और दक्षिण की काशी की कैपिटल थी कुशावती। ये और कौशल ईस्ट यूपी में लोकेटेड था। यहाँ के राजा प्रसेनजीत ने यहाँ के राजा जो प्रसेनजीत थे वो बुद्ध के समकालीन थे, मतलब बिंबिसार भी बुद्ध के समकालीन था। और उसी समय से महाजनपद काल में कौशल के राजा प्रसेनजीत भी बुद्ध के बहुत अच्छे मित्र और समकालीन भी थे। इस राज्य में कपिलवस्तु एक छोटा सा गणराज्य हुआ करता था। कपिलवस्तु का नाम आप पढ़ना इतिहास में कहीं ना कहीं आता ही है कई बार। मतलब छोटा सा राज्य था उस महाजनपद के अंदर, पर बहुत काम का राज्य था। सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से मजबूत रहा होगा। राजा की बहन का बिंबिसार से विवाह हुआ। कौशल के राजा कंस के वाले वंशज, कौशल के राजा इनका प्रसेनजीत का, ये अपन प्रसेनजीत की ही बात कर रहे हैं अभी। प्रसेनजीत ने अपनी बहन का विवाह बिंबिसार के साथ किया और दहेज में पूरा काशी ही दे दिया। दहेज में काशी मतलब आज के काशी की बात हो रही है, मतलब वाराणसी। काशी मतलब पूरा महाजनपद नहीं दे दिया है, वाराणसी की बात हो रही है। वाराणसी मतलब वो एक सिटी, इस सिटी की अपन आज बात करते हैं ना, गंगा जी जहाँ से निकली है वहां की बात करते हैं। बिंबिसार ने पूरा वो दे दिया। अगले महाजनपद की बात करते हैं, मल्ल, जिसकी कैपिटल थी कुशीनगर। ये दो भाग में डिवाइडेड था। वो नॉर्थ पार्ट एक कुशीनगर पार्ट था, एक पावा वाला पार्ट था। ये वर्तमान में बिहार के पास देवरिया जिला है, वहां स्थित था ये। कुशीनगर में बौद्ध का महापरिनिर्माण हुआ है। कुशीनगर में, इस कुशीनगर में बौद्ध का महापरिनिर्माण हुआ है। ये प्री और मेंस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1, 2 नंबर 3 नंबर में प्री मेंस यूपीएससी में आ सकता है। मेंस में आ सकता है मल्ल। एक ही नाम पूछ देते हैं जनरली, वो आप प्रीवियस ईयर जितने भी देखे हो आपने तो। मल्ल, इसमें आप दो चीजें क्या लिख दोगे कि दो भागों में बटा था, एक कुशीनगर, पावा। कुशीनगर की क्या खासियत है कि ये यहाँ पर बौद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ, और पावा की खास बात यह है कि यहाँ पर महावीर को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ। एक ही महाजनपद के दो अलग अलग आजू बाजू वाले शहरों में, एक में बौद्ध को एक में महावीर को परिनिर्वाण प्राप्त हुआ है। मेरी दृष्टि से आने वाले कुछ सालों में इस पर से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। अगला हमारा महाजनपद निकल के आता है वत्स, जिसकी कैपिटल है कौशाम्बी। ये वर्तमान प्रयागराज क्षेत्र जो है ना अपना, इलाहाबाद क्षेत्र, वो पहले वत्स महाजनपद हुआ करता था, जिसकी कैपिटल कौशाम्बी थी। विष्णु पुराण में इसका जिक्र मिलता है कि एक बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था। ऑब्वियस सी बात है, प्रयागराज ना ईस्ट यूपी में कई सारे रूट्स का सेंटर है, काशी और प्रयागराज क्षेत्र, तो व्यापारिक केंद्र होना तो इसकी आम बात हो गई। और ये नर्मदा तट के किनारे पर भी है, इसका मतलब कई ट्रेड रूट भी इससे आकर मिलते हैं, नदी वाले रूट, वाटर ट्रेड रूट वाले। प्रसिद्ध राजा इसका उदयन था। इसने बौद्ध धर्म में परिवर्तित हुआ, और बौद्ध भिक्षु पिंडोला, ये नाम याद रखिएगा, पिंडोला। जैसे जैन धर्म में चंद्रगुप्त मौर्य को किसने परिवर्तित किया, भद्रबाहु ने, और इसको किसने किया, पिंडोला में। ये मैं उस चार्ट में आप ऐड कर सकते हैं, मैं ये ऐड करना भूल गया हूँ कि वो किस राजा ने कौन सा धर्म अपनाया और क्या किया। उसमें आप कर सकते हैं कि बौद्ध धर्म अपनाया है उदयन ने, और किसने करवाया, पिंडोला ने। ठीक है, ये वत्स कौशाम्बी के राजा ने। अगली स्लाइड में हम बाकी के जितने और 16 महाजनपद हैं और फिर मगध और उन सब के बारे में बात करेंगे, ये सीक्वेंस में। इसके बाद की स्लाइड में हम आगे के महाजनपद देखेंगे। 11वां महाजनपद है पांचाल। यह दो भागों में बटा हुआ था, उत्तरी पांचाल और दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी थी रामनगर और दक्षिणी पांचाल की राजधानी थी फर्रुखाबाद। वर्तमान में
रोहिलखंड क्षेत्र, यही पांचाल था। ये हरियाणा में है रोहिलखंड क्षेत्र, ये एक्चुअल में पांचाल था। द्रौपदी यहीं से थी, ये तो ऑब्वियसली नोन फैक्ट है। द्रौपदी महाभारत जिसने सुनी भी है उसको पता है। और है कान्य कुंज, यही वो प्रसिद्ध नगर है जो आगे चलकर कन्नौज कहलाया। कन्नौज शहर, आप लोगों भले ही स्टूडेंट ना हो पर आपने ये शहर सुना जरूर होगा। ये पहले कान्य कुंज कहलाता। प्री में आ सकता है, ये कन्नौज का प्राचीन नाम क्या था, पीएससी यूपीएससी प्री के लिए। और ऐसी चीज़ हम इसीलिए ढूंढ कर लाते हैं क्योंकि पीएससी प्री और यूपीएससी यही पूछता है। बहुत बेसिक है, कन्नौज का प्राचीन नाम, बहुत बेसिक सवाल है। और यकीन मानिए आप प्रीवियस पेपर उठा के देखिए, बिल्कुल बेसिक ही सवाल पूछे जाते हैं। रॉकेट साइंस तो ये कोचिंग वाले अपनी टेस्ट सीरीज बना के कुछ कर देते हैं हुआ सा, कि जब तक बच्चों को लगता है ना कि जब तक कुछ ऐसा ना सामने आ जाए जो नहीं बन रहा, तब तक अपन मानेंगे नहीं कि वो चीज़ बहुत बढ़िया है। तो सूरसेन अगला महाजनपद था जिसकी राजधानी मथुरा थी। और उस समय महाजनपद काल में उस समय के तात्कालिक राजा थे कृष्ण। कुरु अगला महाजनपद है। इंद्रप्रस्थ इसकी राजधानी थी। वर्तमान का जो मेरठ क्षेत्र है, मेरठ दिल्ली हरियाणा वाला टोटल जो क्षेत्र है, नॉर्थ दिल्ली वाला, मेरठ दिल्ली हरियाणा, वो इस महाजनपद का प्राचीन एरिया हुआ करता था। महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर यहीं पर था। ये याद रखिए, हस्तिनापुर नगर किस महाजनपद क्षेत्र के अंतर्गत आता था, कुरु के अंतर्गत। इंद्रप्रस्थ उसकी राजधानी थी। बुद्ध के समय यहाँ राजा कौरव्य थे। ये देखो सारी चीजें मैच कर रही है ना, बुद्ध आ गए, बिंबिसार आ गया मगध में, कौरव्य महाभारत कालीन, उसके बाद कृष्ण इसके राजा, सूरसेन मथुरा के राजा। और अभी इसकी पिछली स्लाइड में आपने कंस को देखा था, अपन ने कंस को पढ़ा था। तो ये सारी चीजें आपस में इंटर रिलेटेड ही हैं। यही समय जैन बुद्ध के समय में का काल रहा है। मत्स्य अगला महाजनपद है जिसकी कैपिटल विराट या विराटनगर कही जाती थी। वर्तमान ये जयपुर क्षेत्र था। जयपुर राजस्थान में एकमात्र महाजनपद रहा है। उस जयपुर अलवर क्षेत्र अलवर क्षेत्र ये पुराना मत्स्य महाजनपद ही था। चेदी महाजनपद की बात करें तो सौथीवती आधा ता और था है, ये ध्यान रखिएगा। सौथीवती इसकी कैपिटल थी। ये वर्तमान का जो बुंदेलखंड क्षेत्र है ये पहले चेदी महाजनपद था। एमपीपीएससी के लिए आपको समझ लीजिए मोस्ट आईएमपी चीज है, अवंती के बाद अवंती उज्जैन माहेश्वरी वाला क्षेत्र है, और बुंदेलखंड वाला क्षेत्र कौन सा है, चेदी महाजनपद का। और महाभारत कालीन में सोत्थीवती को शक्तिमती भी कहा जाता था। सोत्थीवती का प्राचीन नाम या एक और नाम शक्तिमती भी है। पीएससी के लिए तो ये दोनों फैक्ट्स बहुत आईएमपी हैं, यूपीएससी में भी ऐसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ये कन्नौज का कान्य कुंज था, यहीं के राजा शिशुपाल का वध महाभारत काल में कृष्ण ने किया था। ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक है। कौरव्य और मथुरा के राजा कृष्ण और शिशुपाल का वध महाभारत काल में कृष्ण ने किया। इसका तो पूरा जिक्र ही है महाभारत के उस युद्ध में। अवंती अगला महाजनपद है हमारा। यह दो भागों में डिवाइडेड था। उत्तरी अवंती जिसकी कैपिटल जैनी थी, दक्षिणी अवंती जिसकी कैपिटल महेश्वर थी। दोनों में 100-150 किलोमीटर का अंतर है रियल वर्ल्ड में। महेश्वर अपन जाते हैं ना, यही थी माहेश्मती जिसका राजा वो था, मैं क्या कहते, कौन सी वो मूवी आई थी बाहुबली वाली, ये पूरा इसी से रिलेटेड है। हालांकि रियल हिस्ट्री कुछ और थी, उसको फिर थोड़ा मूवी के टाइप में बनाया गया है। यहाँ 4 प्रमुख 16 महाजनपदों में सॉरी मेरी 2 दिन से नींद नहीं हो पाई है, तो मैं इस पूरी एक वीडियो बनाने में लगभग 24 घंटे से ज़्यादा का समय लग रहा है, 30 से 32 घंटे का टाइम। यह चलिए छोड़िए, यह 4 प्रमुख महाजनपदों में से एक रहा है अवंती। अभी अपन बात भी करेंगे कौन से 4 महाजनपद हैं। यहाँ के राजा चंद्रप्रदोत को बौद्ध धर्म की दीक्षा महाकात्यायन ने दी, ये याद रखिएगा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षा मिली थी, ऐसे ही वो फैक्ट तो सब जानते हैं। जो पेपर में नहीं आया है अब आ सकता है वो ये चीज है। ऐसे ही प्री मेंस के सिलेबस पैटर्न बनाए गए हैं। जो पूछा गया है उसके बेस के आधार पर क्वेश्चन ढूंढे कि ऐसे पूछे जाते हैं तो ऐसे पूछे जाएंगे। तो चंद्रप्रदोत को अवंती, और चूंकि एमपी से रिलेटेड है तो एमपीपीएससी में पूछा जा सकता है। अवंती उज्जैन का पार्ट है,
और ये भी ये दोनों ऐसे ही महाजनपद है जो एमपी में है। अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को बौद्ध धर्म की दीक्षा महाकात्यायन ने दी थी। और अगली एक चीज है कि इन 16 महाजनपदों में से 4 प्रमुख महाजनपद हुए। इन प्रमुख महाजनपदों में से 4 ही महाजनपद आखिर तक बच पाए और उनमें भी निरंतर युद्ध चलते रहे तथा अंत में मगध सर्वशक्तिशाली बनकर हमारे सामने उभर कर आता है। वो 4 महाजनपद कौन से थे? मगध, वत्स, कौशल और अवंती। ये तो उज्जैन एमपी में ही है, मगध, वत्स और कौशल। कौशल आई थिंक अपन ने नहीं इसकी पहली वाली स्लाइड में देखा है। अब आ जाते हैं मगध पे। इसकी 2 कैपिटल रही हैं। 2 कैपिटल एक साथ नहीं रही हैं पर अलग अलग रही हैं। बिंबिसार ने अपने समय पर इसकी कैपिटल गिरिब्रज को बना लिया था। उसके बाद उज्जैन के समय इसकी कैपिटल पाटलिपुत्र फिर से पाटलिपुत्र एक्चुअल में उज्जैन ने बसाया है। गिरिब्रज तो पहले से ही रही है पर पाटलिपुत्र उज्जैन ने पाटलिपुत्र प्रॉपर शहर बसाया है पटना में। पटना ही उसका आधुनिक नाम है पर बाद में ये फिर से गिरिब्रज की तरफ इसके बाद के राजा शिफ्ट हो गए थे। अगली लाइन है कि ये मेंस में यूपीएससी पीएससी में पूछा जा सकता है कि क्यों मगध सभी जनपदों में एक शक्तिशाली साम्राज्य बना। इसके 4 कुछ पॉइंट निकल कर सामने आ रहे हैं कि 16 महाजनपद थे, क्यों यही बना? इससे बड़े बड़े महाजनपद थे, उत्तरापद में महाजनपद थे, वो बन सकते थे, वो तो ट्रेड रूट है, ब्लॉक कर देते पूरे साम्राज्य खत्म हो जाते हैं, विदेशों से ट्रेड नहीं हो पाता। पर मगध ही क्यों बना? इसकी कुछ आपसी पैरेलल चीजें एक साथ उन्होंने कर ली। इसकी वजह से मगध ही सबसे आगे उभर कर निकल पाया। पहले तो लोहे की खोज हो गई थी, लोहे की खोज तो हो चुकी थी पर लोहे के भंडारों की खोज हो गई थी झारखंड छत्तीसगढ़ तरफ। वहां पर ईस्ट एमपी में जहां देखो ऐसा ये था कि यहाँ पर खदान है, ये मगध है और ये अवंती है, तो ये भी इसको चाह रहे थे, ये भी इसको चाह रहे थे, इसने इस पर आक्रमण किया, जीत लिया। अब ये पूरा क्षेत्र मगध का है। तो हथियार सप्लाई जिसके पास हो गई, जिसकी मैं करंट अफेयर में पिछली क्लास में बात ही करता, सप्लाई चेन जिसके हाथ में हो गई वो किंग है। लोहे की उपलब्धता हुई। अब लोहे से हुआ क्या? एक तो हथियार बनने लग गए, सैन्य बल अपना मजबूत कर लिया उन्होंने, मजबूत और आधुनिक हथियार बना के बहुत सारे। व्यापार में लोहा बेच के भी तो पैसा कमाया। पहले तो मतलब पुराने जमाने का सोना हीरा था, वो पहले जमाने का यूरेनियम था, वो इतना महंगा। अगला गंगा और सोन नदी से व्यापार में सुलभता। ये देखो ये उस क्षेत्र में बात करें अपन, प्रयागराज, यूपी, बिहार, वहां पर नदी बहुत झरनों वरनों वाली नहीं है, वहां फ्लैट नदी है। वहां पर वो एज सी रूट की जैसे, रिवर रूट के जैसे काम कर सकती है। पूरे एरिया में पूरा बांग्लादेश जो आज का क्षेत्र, वहां से लेके समुद्र और सब कुछ पूरा अपना दिल्ली तक पूरे में ये ट्रेड कर सकते थे वाया रिवर। इस पर इन्होंने कंट्रोल अपना जमा लिया था। सोन तो पूरा ही जीत लिया था उन्होंने, शिशुपाल वगैरह को हरा के, ये बुंदेलखंड के राजा को, शक्तिपति को चेदी महाजनपद से जीत के। अगला है बिंबिसार ने कौशल, वैशाली, ये नोट करिएगा, कौशल, वैशाली, मल्ल आदि से वैवाहिक संबंध बनाया। किसी की राजकुमारी से खुद शादी कर ली, बेटों की करवा दी, ऐसा कुछ करके भाइयों की, और सभी से वैवाहिक संबंध स्थापित करके अपनी शक्ति मजबूत करी। अब वो इस पर या तो आक्रमण नहीं करेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, कईयों ने तो अपना काशी दान मिल गया था इसको शादी में, दहेज में। अगली लाइन है कि अंतिम युद्ध में हाथियों का बहुत उपयोग किया गया है। ये चीज आगे के युद्धों के शिलालेखों से उकर के और ग्रंथों में ये चीज सामने आई है कि अंतिम युद्ध में हाथियों का इसने बहुत उपयोग किया था, इसके पहले इतना नहीं किया जा रहा था। अच्छा, आप एक कॉम्बिनेशन समझिए, हाथियों का उपयोग और आधुनिक हथियार में, मतलब बहुत डेडली सेना इसने बना दी थी, और लोहा था ही इसके पास। तो ऐसे मैंने मगध शुरू में इसलिए नहीं लिखवाया था क्योंकि लास्ट में अपन को पूरी इसकी डिटेल लिखनी है। यहाँ पर आपका महाजनपद खत्म हो जाता है, और ये जो बिंबिसार था, जो मगध में ये राजा बना था, ये एक्चुअल में हर्यक वंश का था। बिंबिसार, फिर उसका बेटा अजातशत्रु हुआ है, तो ऐसे करके राजा परिवर्तित होते रहे हैं। और मगध पर ही हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश आया, उसके लास्ट राजा को हटाकर शिशुनाग वंश आया, और उसके बाद नंद वंश आया। सबसे क्रूर राजा धनानंद, जिसपे आपने चंद्रगुप्त सीरियल वाली सीरीज भी देखी होगी, और उसके बाद इस घनानंद लास्ट राजा को हरा के चंद्रगुप्त मौर्य आया, और मौर्य काल वहां से प्रारंभ माना जाता है। इसके बाद से अपन इन वंशों, महाजनपद काल यहाँ तक आते आते खत्म हो गया मगध। अब मगध एक महाजनपद नहीं बचा था, मगध एक इकलौता पहला
भारत का साम्राज्य वाली चीज, पहले कबीलियाई चीज चलती थी, छोटे छोटे अलग अलग, फिर महाजनपद आ गए थोड़े बड़े बड़े। अब पहला एक साम्राज्य के रूप में उभरा कौन सा साम्राज्य था? मगध साम्राज्य। ये देखिए मैंने लिखा भी है जानबूझ के इसको ट्रिक क्वेश्चन में, सभी महाजनपदों में एक शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभरा। मतलब हजारों महाजनपदों को मिला दो एक इतना बड़ा साम्राज्य, उसने पूरे उत्तर भारत को एक कर दिया था। और मौर्य ने तो पूरा उसको ईरान इराक तक ले गया था, अखंड भारत तक पहुंचा दिया था, अखिल भारत तक। तो आगे के हम स्लाइड्स में पूरा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य, फिर उत्तर मौर्य, मौर्य का पतन, गुप्त, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। महाजनपद हो जाने के बाद अवंती के बारे में कुछ रह गया था जो मुझे बताना था, कि दक्षिण पश्चिम का केंद्र था एक, तो पहली बात ये, और ये एमपी का पार्ट है, इसलिए एमपीपीएससी के लिए जरूरी हो जाता है। और इसके प्रमुख शासक चंद्रप्रदूत बिंबिसार के समकालीन था। और चंद्रप्रदूत के बीमार होने पर बिंबिसार ने खुद अपना राज्यवैद्य भेजा था, उसका नाम था जीवक। इसको याद रखिएगा, ये यूपीएससी में पूछा गया है और पीएससी के तो है, ये बिल्कुल काबिल प्रश्न है, रिजर्व करता है ये प्रश्न। बाद में शिशुनाग वंश जब आया था तो शिशुनाग ने युद्ध में पराजित करके अवंती को अपने आप में मिला लिया था। आप ये ध्यान रखिएगा, अवंती और मगध के बीच युद्ध चलते रहते थे कि सोने की कह रहा हूँ, लोहे की खदानों को लेके। मगध ने वो जीत ली थी, पर ये दोनों मित्र थे, बिंबिसार और चंद्रप्रदूत, मतलब मित्र नहीं कह सकते पर दुश्मन भी नहीं थे एक दूसरे के। बिंबिसार ने, मतलब मगध ने कभी भी अवंती को जीता नहीं है। उसके बाद जब शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग ने स्थापित किया, तब जाके युद्ध करके अवंती को मगध में मिला लिया गया शिशुनाग वंश के, शिशुनाग द्वारा। अब महाजनपद खत्म हो जाता है, अब साम्राज्य, वंश, इन सब का दौर शुरू होता है, जिसमें हर्यक वंश की हम बात करें तो हर्यक वंश 544 से 412 बीसी तक था। इसका पहला राजवंश जिसने मगध को महाजनपद से साम्राज्य में बदला, इसकी हालांकि हमने अभी ही बात करी है। पहला सम्राट बिंबिसार था, पहले वह सबसे प्रतापी राजा रहे हैं। सफलता कैसे इन्होंने पाई है? वैवाहिक संबंध बनाया अपने पड़ोसी राज्यों से और डायरेक्ट युद्ध करके, जिसकी अपन बात कर चुके हैं, उससे इन्होंने सफलता हासिल करी। राजधानी इनकी राजगृह थी। दूसरा राजा अजातशत्रु हुआ, बिंबिसार का पुत्र था और इसने प्रथम बौद्ध संगति कराई थी। इसने 2 नए हथियार, देखो लोहे की खदानें अब हमारी हैं, लोहा हमारा है, तो हम इससे R&D करके कुछ नया तो बनाएंगे ही। तो उसने 2 नए हथियार बनाए थे, एक का नाम था रथ मूसल, दूसरे का नाम था महाशिला कटक। ये एग्जाम में पीएससी मेंस में भी पूछे जा सकते हैं, यूपीएससी में आप इनको IMP टिक कर लीजिए, पीएससी फॉर पीएससी एंड यूपीएससी। और इस एरिया से पीएस क्वेश्चन ज्यादा आते भी हैं। शिशुनाग से सीधा क्वेश्चन आया था, आप इस वीडियो के स्टार्टिंग में जाके देखे तो। उद्यन ने सोन गंगा दोआब पर पाटलिपुत्र शहर बनाया था। ये क्या कहते हैं, यूपी पीएससी और बिहार पीएससी में पूछा गया था, जो कि पूछा भी जाना चाहिए। पटना वही है और उसको राजधानी बनाया था, बसाया, मतलब शहर बना के उसको राजधानी बनाया था उद्यन ने। मतलब अपार पैसा हो तो क्या नहीं कर सकते। और ये सब का श्रेय जाता है बिंबिसार को। अंतिम शासक नाग दशक था, जिसको मारकर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी और इसी शिशुनाग ने क्या कहते हैं, अवंती को जीता था। ये पीएससी के लिए अगेन मेन क्वेश्चन हो जाता है। शिशुनाग ने अवंती को जीता, बड़ी उपलब्धि थी। राजधानी वैशाली बनाई अस्थायी रूप से। कालाशोक भी अस्थायी राजधानी का राजा बना था दूसरी बार, मतलब शिशुनाग के बाद कालाशोक राजा आया। द्वितीय बौद्ध संगति कराई इसने वैशाली में ही कराई है, और यह पुनः राजधानी फिर पाटलिपुत्र लेके चला गया था, जिसको उद्यन ने बनाया था। अगला आ जाते हैं, इसके बाद शिशुनाग वंश के बाद आता है नंद वंश, और ये पीएससी यूपीएससी के लिए बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन। क्या? हालांकि पहले तो ये देख लें कि 344 से 322 बीसी का ही रहा, मात्र 22 साल। भारत का पहला गैर क्षत्रिय राजवंश माना जाता है। इसके पहले जितने भी राजवंश महाजनपद आए हैं वो क्षत्रिय कहलाए गए हैं अपने आप। जब से वर्ण व्यवस्था अच्छी हो या बुरी, जब से अस्तित्व में आई है, तब से क्षत्रिय ही राजा बने हैं। ये भारत का पहला है, तो यूपीएससी के लिए बिल्कुल एलिजिबल प्रश्न है, ये बिल्कुल डिजर्व करता है। और इसका पहला राजा था महापद्मनंद, जिसने अपने आप को, अब गैर क्षत्रिय है तो उसने अपने आप को सर्व छात्रातक उपाधि से नवाजा था। इसका मतलब होता है क्षत्रियों का विनाशक। और एक और उपाधि इसने अपने आप को दी थी कि एक राट करके उपाधि इसने दी थी। पीएससी मेंस में आ सकता है ये बिल्कुल। दूसरा इसका राजा हुआ था घनानंद,
ये सबसे क्रूर और निर्दयी राजा था। वो आपने वो सीरियल आता था उसमें देखा ही होगा, मैं छोटा था उस टाइम पे। और इसी काल में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। आधा मतलब इसको सफल असफल दोनों नहीं कहेंगे, बीच की बात थी ये। उसके बाद चाणक्य इसी का दरबारी था और चाणक्य ने आगे चल के इसी की सहायता, इसी के दरबार को छोड़कर चंद्रगुप्त को अपने साथ लेकर इसे पराजित किया था। पराजित करने के बाद उसने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी। अब अगली वीडियो में, एक्चुअली मैंने आपको प्रॉमिस किया था इस वीडियो में, पर ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं इसके जस्ट बाद एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मौर्य काल, मौर्य उत्तर काल मतलब मौर्य के लास्ट वाला पार्ट और गुप्त काल की सभी इंफॉर्मेशन आपको होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और आप उस वीडियो में मौर्य और गुप्त के प्रीवियस ईयर पेपर नहीं रहेंगे। अगर आप उस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को खोल के आप इतने पूरे अपने मौर्य और गुप्त के क्वेश्चन देख लें, जो कि बहुत ज़्यादा आए हैं मेंस में और काफ़ी बड़े नंबरों में पूछा गया है इनको। 6 नंबर, 15, 11 नंबरों में मौर्य और गुप्त से प्रश्न आए हैं। बाकी यहाँ के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में हम मौर्य और गुप्त काल कंप्लीट करेंगे विथ कंप्लीट नोट्स। आपको पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये सारे नोट्स एक्चुअल में ये हैंड रिटन नोट्स हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता नहीं कैमरे में दिख रहे होंगे कि नहीं। अब ये देखिए, ये पूरा हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश ये पूरा है यहाँ पर। जिसमें यहाँ पर बिंदुसार, कौटिल्य, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, इन सब की जानकारी दी गई। अशोक के धर्म की जानकारी, अशोक शिलालेख, राजनीतिक व्यवस्था, ये पूरे फुल हैंड रिटन नोट्स हैं। ये आर्थिक स्थिति, राजस्व, सांस्कृतिक, कलात्मक स्थिति, मौर्य साम्राज्य के पतन के कारण, शुंग वंश, सातवाहन वंश, इसके आगे गुप्त वंश, सबके हैंड रिटन नोट्स। अगर आपकी को ये चाहिए तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं मात्र 99 रुपीज़ में। जी हाँ, 99 रुपीज़ में मैं आपको सभी नोट्स व्हाट्सअप पे, आप मुझे इस नंबर पे बोलिए कि आपको ये नोट्स चाहिए। आपको 99 रुपीज़ में कंप्लीट नोट्स प्लस पीएससी के प्री प्लस मेंस के सिलेबस एंड प्री प्लस मेंस के पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, वो भी 11 साल के, 14 से लेके 2025 तक के सभी नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में कंपाइल करके मिल जाएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल 2014 का प्री और प्लस मेंस का एक सिंगल पीडीएफ होगी जिसमें प्री और मेंस दोनों पेपर होंगे, और एक पीडीएफ होगी जिसमें लेटेस्ट जो प्री और मेंस का सिलेबस है कंपाइल करके आपको व्हाट्सएप पे ही तुरंत हाथों हाथ दे दिया जाएगा। क्योंकि मैं मानता हूं कि अगर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने हैं तो आप सिलेबस आपके पास होना ही चाहिए, प्रिंटेड फॉर्म में प्रीवियस ईयर पेपर होने ही चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं हाइकिंग करने जाऊं तो मेरे पास पानी की बोतल और जूते तो होने ही चाहिए। ये तो बेसिक है, बेसिक। शरीर पे कपड़ा भले ही ना हो, पर ये ऐसे ही कुछ चीजें हैं। अगर मैं कार चलाने जाऊं तो मेरे पास कार तो होनी ही चाहिए, यही तो बेसिक है। यही सांस लूं तो ऑक्सीजन तो होनी ही चाहिए, यही बेसिक है। प्री और मेंस के सिलेबस, प्री और मेंस के प्रीवियस ईयर पेपर ये। और अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर भी हैं, आप वहां से आके विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रियांश गौरव साइनिंग ऑफ।